अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। अप्रैल 18, 2022 बरोज़ पीर शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं और नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से अपने मामलात को लेकर चल रहे हैं, अवाम को एंगेज किया है, बात अर्ली इलेक्शंस की तरफ चली जाएगी, लेकिन उसके साथ कई साजिशें जो है ना वो बेनकाब होती नज़र आ रही हैं। अपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत में है वो अब बेनकाब हो चुकी है बड़ी बुरी तरह से। अभी तक आप नजर है इतने दिन हो गए हैं, ये जो चीजों का जो आपने इकट्ठे किए थे बंदे, वो काबीना ही तश्कील नहीं दे पाए। और अब तक जितने भी फैसले उन्होंने किए हैं शहबाज शरीफ ने, वो सारे गैर कानूनी हैं। जब काबीना नहीं है आर्टिकल 90-91 के तहत और मुस्तफा इम्पैक्ट्स को सामने रखते हुए, तो वो आपके सारे फैसले तो कल अदम है। यानी आप कोई भी कलेक्टिव फैसलों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आप, और इसी में मैंने अपना गवर्नर के हटाने के हवाले से बात की थी और बड़ी डिबेट रही कल इस हवाले से। मैंने तो ट्वीट कर दिया था कि शहबाज शरीफ का तो इस्तेहकाक ही कोई नहीं है बतौर वजीर आजम के तौर पर, जब तक आर्टिकल 90-91 के तहत सबरी यानी बाकायदा काबीना से इजाजत लेंगे, काबीना में डिस्कस होगा, फिर सबरी जाएगी सदर मोहतरम को। सदर मोहतरम बाद में नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अभी तो सदर मोहतरम नहीं जारी करते। और सदर मोहतरम ने आपके सामने उन्होंने बाकायदा कह भी दिया, उन्होंने काम जारी करने की हदायत जारी की। जब तक सबरी आएगी तब देखा जाएगा। तो लड़ाई अब चल रही है। अब इमरान खान साहब का जो पॉपुलर नैरेटिव है वो तो बिल्ड हो गया। कराची के अंदर जो जलसा किया उसे एमकेएम भी बैकफुट पे चली गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैकफुट पे चली गई है। अब सियासी जमातें सारी सोच रही हैं कि इन हालात में, यानी मौलाना फजल रहमान भी अगर देखा जाए वो एक अलग बात है, वो दोहरी चाल चल रहे हैं। दोहरी चाल कैसे चल रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर के तौर पर उनकी जमात का बंदा आ जाए ताकि आगे जो काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मेंबर इलेक्शन कमीशन लगाने हैं तो वो उनकी मर्जी के लग जाएं, और चेयरमैन नैब के हवाले से आना है तो वो उनकी मर्जी का आ जाए, फिर केयर टेकर सेटअप आना है तो उसमें उनका हाथ बहुत ज्यादा हो। तो ये मैच फिक्स होने की तैयारी है, एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो इल्जाम लगाए जाते थे इमरान के ऊपर के हम यहूदी एजेंट है, अमरीकी का, लेकिन इमरान ने तो वो सारा अपना ऐसे उड़ा के रख दिया बयानिया कि अब तो जो वो लोग भी है वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि इमरान तो हमारी जंग लड़ रहा है, मुसलमानों की जंग लड़ रहा है। तो ये वो सारे मामलात हैं। आपको आगे लेके चलते हैं कि आज सहाफियों के साथ जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात, हमारी अपनी गुफ्तगू लीगल कमेटी के हवाले से वो एक अलग इशू है। क्या हो रहा है, क्या करने जा रही हैं, वो आप लोगों के सामने आज चीज़ें सारी वाज़ेह तौर पर आ जाएंगी। सहाफियों से मुलाकात हुई, मुख्तलिफ सूरत हाल, और अब ये जो है ना कि जब दोनों अपोजिशन के और अपना लीडर ऑफ द हाउस यानी इमरान खान साहब के हवाले से जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला टाई हुआ उन्होंने की तरफ आया, तो उस पर फिर उन्होंने कहा, जी एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ये अच्छा आदमी है कि सिकंदर सुल्तान राजा का जो है ना नाम मंजूर कर दिया। अब बज़ाहिर जो है ना इलेक्शन कमीशन बाइस्ड रोल एक प्ले कर रहा है, और जिस तरह के इलेक्शन का उन्होंने हम टाइमली नहीं करा सकते हैं जो बातें और मिनट्स ऑफ मीटिंग है, तो आने वाले दिनों में कोई बई नहीं है, इनके खिलाफ प्रोविंशियल काउंसिल में रेफरेंस भी चला जाएगा। चलें हम चलते हैं। दूसरा जो है ना, जैसे अपना इमरान खान साहब ने एक बात का इकरार किया कि रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए जस्टिस काजी फायजी साहब का। मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। देखिए वो अपनी जगह बात है, इमरान खान साहब का अपना है, लेकिन मैं जो इस पर आज भी कायम हूँ कि उनके खिलाफ एविडेंस बहुत ज़्यादा है। मेरे प्रोग्राम आप देख चुके हैं इस हवाले से। और वज़ीर कानून ने जस्टिस काजी फायजी साहब के मुख्तलिफ फ्लैट्स और सासों के बारे में ब्रीफ किया, और जो जाने वाली कार्रवाई उसको गैर ज़रूरी समझता हूँ। और वज़ीर कानून ने फ़ारूक नसीम ने बताया कि बैरून मुल्क जायदादें हैं, मेरा तो अदलिया से मसला ही नहीं था, खाम खा तनाज़ा बन गया, जो हुआ गलत हुआ। ये अब इकरार कह दें, जो भी आप कह दें, इमरान खान साहब ने इस बात का इकरार आज कर लिया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वाले जो मैंने आपको पहले बात कह दी है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो जो है ना एक आज़ाद बॉडी को करना चाहिए, और तकर्री में गलती हुई, उन्हें मालूम नहीं था चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबदार निकलेंगे। और यहाँ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से जो बात की, उन्हें जो कुछ सुन रहे हैं वो भी बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। कोई ऐसी बात वो नहीं करेंगे जिससे हमारी फ़ौज को नुकसान हो। और अपने बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा किसी तरह का कम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा और तमाम टिकट खुद दूंगा। जो छोड़कर भाग गए बहुत अच्छा हुआ, अब पार्टी के नज़रियाती लोगों को आगे लाना है। फ़राह खाने के हवाले से कोई सबूत है तो सबूत सामने लेकर आएँ। और बहुत से लोगों ने पीटीआई की मकबूलियत के गलत सर्वे दिए, पर जल्दी में फ़ैसले किए। पनामा केस में अगर आर्मी चीफ मदद ना करते और तो सिविल अदारे चीफों के सामने खड़े ना हो सकते थे।
नवाज शरीफ फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहता है, ये हकीकत है। आज भी यही चाहते हैं, ये आज भी यही चाहता है नवाज शरीफ, और हम पता नहीं क्यों उस पर ट्रस्ट करते फिर रहे हैं, तो ये सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। वो बिल्कुल यही चाहते हैं, फौज मुल्क की ज़रूरत है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, फौज के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये कहते हैं कि हमारी जंग नहीं थी, शहीदों के वर्षों को क्या जवाब दें। इत्तेहादियों को टिकट देकर सबक सीखा है कि इत्तेहादी नहीं होने चाहिए। मेरे खिलाफ इस वक्त साजिश हुई जब चीज़ें ठीक हो रही थी। और आगे फिर तोशाखाना के वाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि 50% अदायगी के लिए कि बहुत से तवाइफ उन्हें बनी गाला में मिले, जो उन्होंने तोशाखाना में जमा करवाए। तवाइफ खरीदने के बाद मेरी मर्जी है उन्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूँ। तवाइफ बेचकर पैसों से बनी गाला की सड़क बनवाई और घर की तरफ बाढ़ लगवाई। 3.5 साल से मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला तो तोशाखाना निकाल रहा है। शरीफ खानदान ने जाती उम्र में सरकारी खर्च से 70 करोड़ की दीवार बनाई, ये हकीकत है, मैं बात भी कर चुका हूँ। 2018 में तोशाखाना से खरीदारी 15% पर, जी छोटी सी नॉमिनल रकम थी, और ये हकीकत है। ये बंदा इसको क्या कहे। और उन्होंने कहा हमारे दौर में हमने इनमें 50% तक कर दी थी। उस्मान बुज़दार की फिर जस्टिफिकेशन चले, बहरहाल सबकी नज़रें हैं, उस्मान बुज़दार ने कुछ गलत नहीं किया। पेशावर में जितने लोग निकले पाकिस्तान में पहले नहीं देखा। जब ये अपोजिशन वाले मैच खेलते हैं तो एम्पायर को साथ मिला लेते हैं। पंजाब में एक चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर और तबादले पर पैसे लेने वाले पर शिकायत पर हटाया था उन्होंने। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 9 अप्रैल की रात 12 बजे तक सहाफ़ी उनके साथ थे। फौज की जानब से 3 ऑप्शन दिए गए। अब ये कंट्रोवर्सी है यहाँ पर जो भी है, और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो इंतखाबात है। आखिरी रात एंकर्स और पार्टी अरकान के सिवा किसी से मुलाकात नहीं हुई। अमेरिका के खिलाफ ना हो, खिलाफ होता तो इतनी बड़े तादाद में पाकिस्तानी वहाँ एहतजाज ना करते। हुकूमत के आते ही अमेरिका और भारत ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। हुकूमत ने जवाब तक देने गवारा नहीं किया। शहबाज शरीफ ने आते ही धांधली शुरू कर दी। मनपसंद अफसरान को आला ओहदों पर लगाया जा रहा है, ये हकीकत है। और वो कहते हैं हमारे खिलाफ करप्शन या कोई और स्कैंडल नहीं आया, कोई डील की है तो बताएं। और उस्मान बुज़दार के बारे में कहें, जो उनका हटाने का फैसला दुरुस्त नहीं था। करप्शन से पाक शख्स को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहता था। अब जिनके खिलाफ केसेस थे वो वज़ीर आला बनना चाहते थे। 2018 में टिकट देने में गलती हुई, आइंदा खुद कह रहे हैं मैं दूंगा। लाहौर में उन्होंने कहा जी वो तारीखी जलसा वो करने जा रहे हैं, और मौजूदा हुकूमत में नैब और FIA में अपने केसेस ख़त्म कराएगी। ये मैं भी इस बात से इकरार करता हूँ, ये हकीकत है। ये गवर्नमेंट का यही एक तरीक़ाकार है और वो इस पर अमल दरामद करेगी। नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म करके वापस आने की तैयारियाँ हो रही हैं, और आसफ ज़रदारी के खिलाफ भी केसेस बंद कर दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शिवरी ज़मानत पर हैं। मुल्क में NRO 2 लाया जा रहा है। और आगे वो हैं जी, अमेरिका ने गुज़श्ता साल नवंबर में मेरे खिलाफ साजिश शुरू की, ये हकीकत है। अक्टूबर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हुसैन हक्कानी लंदन में मुलाकातें करते रहे, कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। पार्टी से निकाले शख्स ने गलत केस किया। PTI के सिवा किसी जमात के पास फॉरेन फंडिंग का केस नहीं। फॉरेन फंडिंग केस तमाम जमातों को इकट्ठा चलाएं, ये सपोर्ट करना चाहिए आप सारों को इकट्ठा है, और एक तरीक़ाकार आना चाहिए। हनीफ अब्बासी जजमेंट को आप छोड़ देना, ऑल फेयरनेस ये इकट्ठा होना चाहिए। आज़ाद खारजा पॉलिसी ज़रूरी है। अमेरिका के इशारे पर इत्तेहादी और मुनहरफ अरकान उनके खिलाफ हो गए। फौजियों को अगर DHA में प्लॉट मिलती है तो उनकी मर्जी, वो जाए जो मर्जी जाए करे। उन्हें सदर ने घर पर तोहफा भिजवाया, जिसे तोशाखाना बेचकर 50% रकम अदा करके अपने पास रखा। और ये तोहफा मेरा तोहफा, मेरी मर्जी। पैसा बनाना होता तो घर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके करोड़ों रुपए बनाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। और उनकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी उनके मुल्क के लोगों के लिए, इमरान खान जनवरी से बनने वाले प्लान में हुसैन का अनविया में मुलाकातें कर रहा था। रूस दौरे से कबल जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके लाई थी कि क्या सूरत में क्या दौरा होना चाहिए। उन्होंने राय दी कि दौरा होना चाहिए। अब ये इमरान खान साहब ने ये सारी पोजीशन आपके सामने रख दी है। अब मैं आपके सामने एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ रख रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के बारे में। मैं ये नहीं बात कहूँगा, लेकिन ये लग रहा है कि दोहरा मेयार कह सकते हैं आप, मैं और क्या कह सकता हूँ। क्या जब दरख्वास्त वहाँ पर पेश हुई है जस्टिस अतमुल्लाह साहब के पास, सेक्रेटरी दाखिला, डिप्टी सेक्रेटरी खारजा वगैरह बाकी सब लोगों को बनाया, उन्होंने फरीक बनाया हुआ था। सफारती पासपोर्ट रियासत के सरबाज, सफारतकारों, आला तरीन ओहदेदारों और मौजूदीन को जारी किए जाते हैं, और इन ऐसे अफराद को जो है ना कुछ इस्तिस्ना और मुराद हासिल होती हैं। और जैसा कि आलमी बरादरी ने सफारती ताल्लुकात पर वियना कन्वेंशन 1961 के जरिए इतफाक़ किया। मुल्क के मौजूदा आला अदलिया ने यह करार दिया कि अगरचे कानून से मफरूर और अदालत से मफरूर अफराद को अदालतों के सामने अपने दिफा करने का मुकम्मल हासिल है, लेकिन वो कुछ हकूक़ खो देते हैं, उनके साथ आम शहरी जैसा सलूक नहीं किया जा सकता। पासपोर्ट रूल 2021 के मुताबिक सफारती पासपोर्ट रियासती एहलकारों के एक मखसूस तबके को जारी किए जाते हैं, और इस तरह के दफातर रखना
چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں اپنے دفاتر کے انعقاد کرنے کے لیے 30 دنوں کے اندر سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا ضروری ہوتا ہے. وزارت خارجہ کے علاوہ کوئی بھی اتھارٹی کسی بھی صورت میں سفارتی پاسپورٹ کی اجازت نہیں جا سکتی. تمام صورتوں میں ڈی جی انتظامیہ وزارت خارجہ کے دستخط ہوں گے. ڈپلومیٹک پاسپورٹ رولز پاسپورٹ اینڈ ویزا مینول 2006 کے پیرا 65 کی شق ڈی میں فراہم کردہ طریقہ کار کی پیروی نہیں کی گئی. رولز کے مستثنا یا بائی پاس نہیں کیا جا سکتا یا اس محض بنیاد پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف وزیر اعظم کے شریف کا بھائی ہے. کسی مجرم کو سفارتی پاسپورٹ کا اجرا کسی مجرم کو عزت، ریاستی پروٹوکول اور وقار دینے کے مترادف ہے. مجرم عدالت سے مفرور ہے تو یہ پورے ملک کے عدالتی نظام کے باعث بدنامی کا باعث ہے. کسی مجرم کو ڈپلومیٹک یا پاسپورٹ کا اجرا آئین کی روح اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جس کے تحت ہر شہری کو اس بات کی ضمانت دی گئی کہ اس کا یکساں سلوک کیا جائے. عدالت مفروض ایسے افراد کو منافع بخش سفری دستاویز مل جاتی ہے اور زندگی بھر نظام کا مذاق اٹھ جائے گا. مجرم نواز شریف پہلے ہی مفرور اشتہاری بن کر اور اس معزز عدالت کے ساتھ چھپ کر کھیل چکے ہیں. مجرم نواز شریف بھاری تحریری ضمانتیں دینے کے بعد ملک سے فرار ہو گیا. ضمانتیں مچل کے نواز شریف کے بھائی شہباز شریف نے دیے جو حال ہی میں ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں. اعلیٰ عدالتوں نے اقرار دیا کہ قانون سے مفرور تمام خاک کھو دیتا ہے جن کا ایک عام آدمی طریقہ کار یا بنیادی قوانین کے تحت حقدار تھا. کسی مجرم کے لیے سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا پاسپورٹ سے کی زیادہ مراعات اور استثناء ہے. اب یہ کئی باتیں ڈیٹیل میں انہوں نے ساری کی سزا یافتہ کے حوالے سے، اور عدالت نے اس کا فیصلہ جو ہے نا محفوظ کیا تھا. اور اپنا ہوا میں کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتے. نواز شریف کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ سے متعلق آپ کے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے. اس عدالت کو اگرچہ احترام کرنا ہے تو اس عدالت کے آرڈر کی وجہ سے عزت کرتے ہیں. اور اپنا تحریری حکم میں 5,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے. سرکاری اشتہاری ملزم کے لیے لازم ہے کہ وہ جا کر سرنڈر کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کو ڈپلومیٹ پاس یعنی کہ حکم کی درخواست پر حکم دیا ہے. اخباری تراشوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتے. سزا یافتہ اشتہاری کے لیے لازم ہے کہ سرنڈر کرے. عدالت ڈاؤن نہیں کر سکتی. حکومت اس حوالے سے سپریم کورٹ کے طے کردہ اصولوں کے خلاف جائے. درخواست کے ساتھ کوئی سالڈ مٹیریل موجود نہیں، اس لیے غیر ضروری جو ہے نا وہ خارج کی جاتی ہے. اب یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی پیچھے آپ کو پتہ ہے لیٹر گیٹ اسکینڈل بنایا تھا، اس میں بھی کیا چیز تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی ریکارڈ کے یا بتا دے کوئی چیز تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا اس حوالے سے بڑا واضح طور پر آرڈر پاس کیا، وہاں کوئی جرمانہ نہیں ہوا. تو یہ جو ہے نا یہ ساری چیزیں یہی چیزیں ہیں جس کو جو دقت پیدا کرتی ہیں عام آدمی کے ذہن میں بہت سے سوالات جنم لیتا ہے. چلیں بہرحال اجازت چاہوں گا. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.